नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने बहुपदों के विभाजन के बारे में बात की थी। तो एक छोटा सा पॉइंट किसी ने मुझे कहा कि सर मध्य पद विखंडन विधि से बहुपद के शून्य ज्ञात करने के बारे में भी हमें बताइए। तो आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, मध्य पद विखंडन विधि से बहुपद के शून्य ज्ञात करना। देखो, ये मध्य पद विखंडन विधि से बहुपद के शून्य ज्ञात करना हम छोटी क्लासों से भी करते आ रहे हैं। एक प्रश्न लेते हैं सिंपल सा और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुपद की जो बात हो रही है, कक्षा 10 के प्रश्नमाला 3.1 में जो हम बहुपद की बात करते हैं वो अंडरस्टूड है कि हम द्विघात बहुपद की बात करते हैं। और द्विघात बहुपद का मानक स्वरूप होता है ax की घात 2 प्लस में bx और प्लस में c। a का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये पद खत्म हो जाएगा हमारा, तो ये द्विघातीय बहुपद नहीं रहेगा। जो मध्य पद विखंडन विधि से बात कर रहे हैं वो बहुपद के शून्यांक नहीं, वो इसका सही मतलब है द्विघात बहुपद के शून्यांक। द्विघात बहुपद के शून्यांक, ये मेन उस चीज़ का मतलब है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये है द्विघात बहुपद का मानक स्वरूप ax की घात 2 प्लस में bx प्लस में c। ये है मध्य पद x। इस मध्य पद को विखंडित करना है दो टुकड़ों में। अब किसी चीज़ को अगर हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो उसका जोड़ वापस वही चीज़ आनी चाहिए। कहने का मतलब कि जो दो टुकड़े होंगे उनका जोड़ ये मध्य पद आना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे दो टुकड़े बन सकते हैं जिनका जोड़ वापस ये बन जाएगा मध्य पद। तो उन दो टुकड़ों में क्या खास बात होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि उन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी, मान लो ये दो टुकड़े बनते हैं, मान लो b1x और b2x, मैं b1 b2 ही लिख रहा हूँ, तो इनकी जो मल्टीप्लाई है वो पहले पद और तृतीय पद की मल्टीप्लाई के बराबर आनी चाहिए। हम x जो चर है उसको छोड़ के चलते हैं कि b के हमने दो टुकड़े किए b1 b2, तो इन दोनों की गुणा आपकी a और c की गुणा के बराबर आनी चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम a b c के मान जब देखेंगे तो प्रश्न के हिसाब से इनके आगे के जो निशान है वो इनके साथ रहेंगे और वो निशान बड़े मायने रखते हैं। कैसे, मान लो a और c दोनों संख्याएं गुणा धनात्मक है तो दोनों की गुणा कितनी आएगी, धनात्मक आएगी। दोनों अगर संख्याएं ऋणात्मक हैं तो दोनों की गुणा फिर धनात्मक आएगी। अगर दोनों में से कोई भी एक संख्या ऋणात्मक है एक धनात्मक है तो उनकी गुणा कितनी आएगी, ऋणात्मक। कहने का मतलब जब हम a और c की गुणा करेंगे तो हमारे पास या तो धनात्मक गुणा आएगी या ऋणात्मक आएगी। धनात्मक गुणा हमें मिलती है जब दोनों संख्याएं धन संख्याएं, दोनों संख्याएं पॉजिटिव हो, या फिर दोनों ही संख्याएं निगेटिव हो, तो हमें धनात्मक गुणा मिलती है। ऋणात्मक मिलती है जब एक संख्या पॉजिटिव हो एक संख्या निगेटिव हो। अब ये दोनों संख्याएं कौन सी है, b के टुकड़े हैं। सोचने वाली बात क्या है कि इनका जोड़ वापस b होना चाहिए। देखो, जब एक जैसी संख्याएं जुड़ती है तो वही निशान उनके आगे आता है। अगर गुणा आपकी आ रही है धनात्मक और b है, b भी धनात्मक है, तो एक बात क्लियर है कि दोनों संख्याएं धनात्मक होगी तभी जोड़ धनात्मक आएगा और गुणा भी धनात्मक आएगी। अगली बात, अगर गुणा धनात्मक आ रही है लेकिन b आपका ऋणात्मक है तो एक बात फट से हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि दोनों संख्याएं ऋणात्मक ही होंगी तभी उनकी गुणा प्लस की आएगी और उनका जोड़ माइनस का आएगा, जो b का निशान है। और अगर हमारी गुणा पहले से ही ऋणात्मक आ जाती है तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या कि हमारी दोनों संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या धनात्मक होगी और एक होगी ऋणात्मक। अब हमने अलग अलग संख्याओं के जोड़ के बारे में सुना हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जब हम अलग अलग संख्या निशान की दो संख्याएं जोड़ते हैं
तो एक्चुअल में वो घटा होती है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और बड़ी संख्या के निशान लगाते हैं। अब गुणा है ऋणात्मक, एक संख्या प्लस की एक माइनस की। बी का निशान क्या है? अगर प्लस का है तो मतलब बड़ी संख्या प्लस की होगी और छोटी माइनस की। अगर बी माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी प्लस की। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ये आपके प्रश्नमाला के ये क्वेश्चन है 6x की घात 2 माइनस में x माइनस में 2। आप जो भी अपना रफ काम जहाँ भी करते हो आप वहाँ पे मान लिख लो, ठीक है। a का मान यहाँ पे कितना है? 6 है। b का मान कितना है? माइनस आगे गुणांक नहीं तो 1 मानते हैं, माइनस का 1। और c का मान कितना है? माइनस के 2। आप a और c की गुणा करो, 6 गुणा में माइनस के 2 माइनस के 12 गुणा माइनस के आ गए। इसका मतलब b के जो टुकड़े होंगे वो एक प्लस का होगा एक माइनस का, और b चूंकि माइनस का है तो बड़े वाला जो टुकड़ा होगा, बड़े वाला जो पद होगा वो माइनस का होगा और छोटे वाला प्लस का, ठीक है। अब वो b के टुकड़े ढूंढने हैं, b के टुकड़े नहीं ढूंढेंगे हम। हमें पता है कि गुणा कितनी आनी चाहिए उन दोनों की? 12। तो हम वो दो संख्याएं ढूंढेंगे जिनकी मल्टीप्लाई 12 आए। अब 12 किस किस के बारे में आता है? 1 से शुरू हो जाओ, 12 एकम 12, ठीक है। 2 के बारे में भी आता है, कितनी बार? 6 बार पे आता है। 3 पे आता है, कितनी बार पे? 4 पे। फिर 4 के बारे पे आता है, 4 आ ही गया, 4 3 12। 5 पर नहीं आता, 6 2 नहीं 12। अब ये प्रोसेस यहाँ से शुरू के वापस शुरू हो गया तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, 12 एकम 12 होगा। अच्छा, गुणा है माइनस की, b का निशान माइनस है तो पता है कि बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी वाली प्लस। बड़ी माइनस छोटे वाली प्लस, बड़ी माइनस छोटे वाली प्लस। तो प्लस का 1 माइनस के 12, बड़ी में से छोटी गई, 12 में से 1 गया 11 और बड़ी का निशान माइनस के 11। यह आ गया माइनस के 4 और यह आ गया माइनस का 1। इनका जोड़ आना कितना चाहिए? -1। तो ये वाले हमारे -1 के टुकड़े हो गए। अब टुकड़े ढूंढने के बाद वापस यहीं आ जाओ। इस पद का विखंडन करना है -1 का, प्लस के 3 और माइनस के 4 में। तो ऐसे लिखते हैं 6x की घात 2, इसको +3 तो 3x और माइनस के 4 तो -4x। 3x में 4x गए, -x बचेंगे, टुकड़े हो गए और माइनस का 2। ये पहला स्टेप है। इतना सारी जो एक्सरसाइज हमने इधर की है ये प्रथम जो चरण है उसको करने के लिए की है। अब दूसरा चरण है समूहन विधि से इन दोनों में दो का समूह बना के इनमें से साझा ढूंढना। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, जब आप प्रथम पद में साझा ढूंढोगे और जो ब्रैकेट बचेगी पीछे और दूसरे पद में से जब साझा ढूंढोगे उसमें जो ब्रैकेट बचेगी वो एक जैसी होनी चाहिए, तभी हमारा ये सही है, वरना हमने कुछ न कुछ गलती की है। जैसे अब यहाँ देखो 6 और 3 संख्या में से संख्या कितनी साझी आ रही है? 3। और x की घात 2 1x तो 1x साझा आ गया, बच गया क्या? 3 दूनी 6 तो 2 बच गया और 1x बच गया प्लस में 3x तो पूरा ही साझा है तो 1 बच गया। या माइनस 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 साझा, या 4 है 2 है तो 2 साझा आ रहा है, 2 के पहाड़े पे दोनों संख्याएं आती है, 2 एकम 2 2 दूनी 4। यहाँ x है नहीं है तो माइनस का 2 ही आएगा, माइनस में माइनस गया प्लस बचेगा। 4 में से 2 का भाग 2 2, x यहाँ है x, माइनस में से माइनस गया प्लस, 2 में 2 का भाग 2 1, क्या बच गया? 2x प्लस, ये देखो ये भी 2x प्लस 1, ये भी 2x प्लस 1। अब ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है, कोष्टक जो है वो साझा ले लो, 2x प्लस में 1 ब्रैकेट शुरू, क्या बच गया यहाँ पे? 3x, यहाँ पे क्या बच गया? माइनस के 2। ये हो गए गुणनखंड मध्य पद विखंडन विधि से। जब भी किसी भी बहुपद का शून्यक निकालते हैं हमें पता है कि x का वो मान जो इसको 0 के बराबर रखते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं, मतलब कि ये 0 के बराबर होना चाहिए। x के वो मान शून्यक देंगे जिनसे ये इन दोनों की गुणा 0 के बराबर होनी चाहिए। और हमें पता है दो संख्याओं की गुणा 0 कब होती है? जब उनमें से कोई भी एक संख्या 0 के बराबर हो, या तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर और या आपकी ये वाली ब्रैकेट 0 के बराबर। प्लस का 1 है उधर लेके जाएंगे, माइनस का 1 हो गया, 2 उधर लेके जाएंगे, -1 भाग में 2, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, x उधर चला गया,
सॉरी 3 जो चला गया, 2 बटा में 3, तो x कैसे कौन से कितने मान आ गए, 2 मान आ गए, -1/2 और 2/3, ये हुए शून्य। हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी बहुपद की घात 2 जितनी होती है उतनी उसके शून्यक है। द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं तो 2 ही इसके शून्यक आ गए। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है आपके, आप उनको करें, क्योंकि यही मध्यपद विखंडन विधि हमारी द्विघात समीकरण में भी काम आएगी। तो आज इससे संबंधित आपके जो प्रश्न बनते हैं, जितने भी उदाहरण है वो सब कीजिए, और थोड़ा सा और भी जो एक्सरसाइज आपको अच्छे से आती है आप उनकी और अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।